हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको ज्ञान। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 किया था सिसिरली से और आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, कैसे न्यूरॉन किसी भी नर्व इम्पल्स को, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को रिसीव करता है और उसके बाद थ्रू आउट द सेल उसका क्या पाथ रहता है, वो सब हमने समझा था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज न्यूरोट्रांसमिशन, इसमें हम समझेंगे कि एक सेल से दूसरे सेल तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है। सो जस्ट सी हियर once a neural signal reaches the axon terminal of the neuron, several events take place to allow neurons to communicate with each other. तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये हमारे न्यूरॉन का टर्मिनल बटन है। जो हमने लास्ट टाइम, आपको ध्यान होगा, ये हमारा न्यूरॉन था और ये डेंड्राइट्स थे। सबके एंड पे टर्मिनल बटन्स थे। अब इन बटन से ऐसा क्या रिलीज होता है जो नेक्स्ट न्यूरॉन तक मैसेज पहुंचाता है। यहाँ से कुछ ऐसा जाता है जो नेक्स्ट न्यूरॉन तक मैसेज पहुंचाता है। वो क्या है, वो अभी हम इस टॉपिक में समझेंगे। ये जो हमारा साइनेप्टिक टर्मिनल है, इट इज फिल्ड विद लॉट्स ऑफ टाइनी स्मॉल synaptic vesicles, which means little blister or fluid filled sac. ये जो छोटे छोटे वेसिकल्स आप देख रहे हैं, इसमें है क्या? इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स सस्पेंडेड फॉर्म में है। अच्छा, पहले हमें क्या लगता था कि जो एक न्यूरॉन है वो एक ही तरह का न्यूरोट्रांसमीटर आगे फॉरवर्ड कर सकता है, बट नाउ वी नो एक ही न्यूरॉन अलग अलग टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स आगे फॉरवर्ड कर सकता है। एक बार आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए सो दैट जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस डायग्राम केयरफुली। ये हमारे न्यूरॉन का लास्ट पार्ट है, बिल्कुल एंड, और ये एक दूसरे न्यूरॉन जो कि ये है, दूसरे न्यूरॉन से बिल्कुल सटा हुआ है। इनके बीच में एक बहुत हल्का सा ये गैप होता है विच इज नोन एज साइनेप्स और साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, दिस कुड ईदर बी अ डेंड्राइट्स स्टार्टिंग पॉइंट और द सोमा विच इज द बॉडी ऑफ द न्यूरॉन, क्योंकि उस पे भी रिसेप्टर साइट्स होते हैं। अब जो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स था जो एक्सॉन हिलॉक पे इनिशिएट हुआ था, वो अब केमिकल फॉर्म में आ चुका है। तो ये जो वेसिकल्स हैं, इसके अंदर केमिकल फॉर्म में न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। अब ये साइनेप्टिक वेसिकल्स बाहर आते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। ये जो छोटे छोटे आप बबल्स देख रहे हैं, दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये जो रिसेप्टर साइट है, जो डेंड्राइट पे भी हो सकता है, सोमा पे भी हो सकता है, इस रिसेप्टर साइट पे एक बहुत ही लॉक एंड की वाला एक सिस्टम होता है। ये सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको एक्सेप्ट करता है, हर मॉलिक्यूल को नहीं करेगा। तो जो स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनके लिए ये रिसेप्टर साइट्स बने हैं, वो यहाँ पर आकर फिक्स हो जाएंगे और सिर्फ उन्हीं को दूसरे न्यूरॉन में जाने के लिए अलाउ हो पाएगा। एंड दैट वेज जो इंफॉर्मेशन एक न्यूरल सेल में जनरेट हुई थी वो दूसरे न्यूरल सेल में पास ऑन हो जाएगी। सो जस्ट टू रिवाइज, ये हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, और इन दोनों के बीच ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है जिसमें मेन कम्युनिकेशन हो रहा है। आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ। अब ये तो हमने देखा कि जब एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है वो दूसरे न्यूरॉन तक कैसे पहुंच रही है। लेकिन अगर ऐसे ही हमेशा इंफॉर्मेशन पास ऑन होती रहेगी
तो एक ही सेंसेशन हमें कंटिन्यूअसली होता रहेगा ऐसा तो नहीं है। तो कुछ ऐसा है जो हमारे न्यूरॉन को स्टॉप करता है। वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। जस्ट हैव अ लुक। सो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि न्यूरॉन के टर्न ऑफ करने का क्या सिस्टम होता है। The neurotransmitters found at various synapses around the nervous system can either turn cells on, called an excitatory effect, or turn cells off, called the inhibitory effect, depending on exactly what synapse is being affected. It's not the neurotransmitter itself that is excitatory or inhibitory, but rather it is the effect of that neurotransmitter that is either excitatory or inhibitory at the receptor site of a particular synapse. तो ये जो साइनेप्स है, ये बीच का गैप, इस पे डिपेंड करता है कि मैसेज आगे पास ऑन होगा या नहीं पास ऑन होगा। कुछ ऐसे साइनेप्स होते हैं जो मैसेज को, न्यूरोट्रांसमीटर्स को आगे पास ऑन करने से रोक देते हैं। उसके वजह से क्या होता है, जो इम्पल्स है वो वहीं पर रुक जाता है। वरना अगर एक बार हमारा हाथ जल गया तो हमें फॉरएवर जलन की सेंसेशन होती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है आफ्टर अ टाइम। तो जो साइनेप्स आगे इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं उनको बोला जाता है एक्साइटेटरी साइनेप्स, और जो साइनेप्स आगे इंफॉर्मेशन पास ऑन होने से रोक देते हैं उन्हें कहा जाता है इनहिबिटरी साइनेप्स। Now let's understand something about the neurotransmitters. तो कुछ important neurotransmitters हैं जो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, उनका फंक्शन बताया गया है। सबसे पहले जो डिस्कस किया गया है वो एसिटाइल कोलाइन है। This was the first neurotransmitter to be discovered. It is found at the synapse between neurons and muscle cells. It stimulates the skeletal muscles to contract but actually slows contraction in the हार्ट मसल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एसिटाइल कोलाइन क्या करता है, इसका काम है जो स्केलेटल मसल्स हैं, जैसे हाथ के, पैर के, रिब्स के आसपास के जो भी मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम है इसका। बट एट द सेम टाइम जो हार्ट के मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन को ये स्लो कर देता है। तो हमारा हार्ट बहुत धीरे धीरे वर्क करता है। अब अगर एसिटाइल कोलाइन का काम है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना और किसी वजह से ये मसल्स तक ना पहुंच पाए तो क्या होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और इन अदर सेंस दे विल बी पैरालाइज्ड। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो साउथ अमेरिकन इंडियंस होते हैं वो अपने ब्लो डार्ट्स में क्यूरेर नाम का एक ड्रग यूज करते हैं। क्यूरेर का जो मेन फंक्शन है वो है मसल रिलैक्सेंट का। तो जब भी किसी को भी वो डार्ट लगेगा जिस पे क्यूरेर लगा हुआ है तो उसके मसल्स कुछ देर के लिए एक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे। तो जो रिसेप्टर साइट्स हैं जिन पर एक्चुअली ACH और एसिटाइल कोलाइन को लगना चाहिए था, वहां पर क्यूरेर मॉलिक्यूल्स जाकर लग जाएंगे जिसकी वजह से ACH अपना काम नहीं कर पाएगा। एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एंटागोनिस्ट ऑफ ACH। व्हाट इज एन एंटागोनिस्ट? A chemical substance that blocks or reduces the effect of neurotransmitter। किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर को, इन दिस केस ACH, अगर प्रॉपरली फंक्शन करने से कोई मॉलिक्यूल या कोई केमिकल रोक रहा है तो वो उसका एंटागोनिस्ट है। और अगर कोई ऐसा केमिकल है जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को मिमिक कर रहा है, उससे सिमिलर है, उसके इफेक्ट्स सिमिलर हैं, तो उसको हम एगोनिस्ट कहेंगे, जो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाया गया है। ब्लैक विडो स्पाइडर का जो वेनम है वो ACH का एगोनिस्ट है। अब ACH का क्या काम है? कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो जब ब्लैक विडो स्पाइडर किसी को बाइट करता है तो वो इतना ज़्यादा कन्वल्जन्स होने लगते हैं लोगों को कि अल्टीमेटली कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। ACH also plays a key role in memory arousal and attention because it's found in hippocampus, and we all know that hippocampus is responsible for consolidation of new memories. It has also been associated with Alzheimer's disease.
अल्जाइमर्स डिजीज में मेनली क्या होता है, जो हमारी एपिसोडिक मेमोरीज होती हैं उनके साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और उसमें कहीं ना कहीं ACH का काफी बड़ा रोल होता है. बाय द वे, अल्जाइमर्स इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया. नाउ लेट्स कम टू डोपामीन. If too little dopamine is released, the result is Parkinson's disease. If too much dopamine is released, the result is cluster of symptoms that may be part of schizophrenia. So, अगर डोपामीन बहुत कम होगा तो पार्किंसंस डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. पार्किंसंस डिजीज में मेनली क्या होता है, हमारी जो मस्कुलर एबिलिटीज हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं. देयर इज अ problem with maintaining balance, then there is stiffness in muscles, movement की issues आ जाते हैं. और अगर डोपामीन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सीजोफ्रेनिया या उससे एसोसिएटेड सिम्टम्स के चांसेस बढ़ जाते हैं. Now another neurotransmitter is serotonin. It can either have an excitatory or inhibitory effect depending on the particular synapse being affected. जब हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तब हमने देखा था कि दो न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप होता है जिसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं. वो जो गैप है वो साइनेप्स का पॉइंट होता है जहां पे दो न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं. तो वो जो साइनेप्स है वो, उसका नेचर अगर इनहिबिटरी है, मतलब वो आगे मैसेज को जाने से रोक देगा, तो सेरोटोनिन वर्क्स एज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. लेकिन अगर वो जो अगला साइनेप्स है उसका नेचर एक्साइटेटरी है, मतलब वो मैसेज को और आगे प्रोपोगेट करेगा, तो सेरोटोनिन का फंक्शन एक्साइटेटरी हो जाएगा. Serotonin, it is very important. Serotonin is associated with sleep, mood, anxiety, and appetite. Serotonin basically is known for happy moods. अगर आपका serotonin level high रहता है, which is usually in sunlight, और अगर आप नेचर के बीच में हैं, आपका सेरोटोनिन हाई हो जाता है, then you feel happy. लेकिन अगर सेरोटोनिन कम है तो कई बार आपको डिप्रेशन होने के चांसेस हो जाते हैं. अच्छा, जो हमारा पहला न्यूरोट्रांसमीटर था, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जो हमने फर्स्ट टाइम फाइंड आउट किया था, दैट वाज ACH. बट जो हमारा मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा होता है, दैट इज ग्लूटामेट. ग्लूटामेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग एंड मेमोरी एंड नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट और साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी. इन दोनों में भी इसका काफी इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट होता है. साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी क्या होती है, जो दो न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन को चेंज करने की जो एबिलिटी है, दैट इज साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी. एक्सेस ऑफ ग्लूटामेट से क्या हो जाता है, इट रिजल्ट्स इन ओवर एक्टिवेशन एंड न्यूरल डैमेज. और स्ट्रोक या हेड इंजरी या किसी भी डिजेनरेटिव डिजीज लाइक अल्जाइमर्स डिजीज, हंटिंगटन्स डिजीज से होने वाले डेथ का भी कारण ग्लूटामेट हो सकता है. नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर दैट वी आर अबाउट टू स्टडी इज गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड और गाबा. अगर आपने कभी सुना हो तो जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है उन्हें गाबा जरूर प्रिस्क्राइब किया जाता है. वाई? बिकॉज इसका इनहिबिटरी इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, तो ये माइंड को स्लो करता है, रिलैक्स करता है. अब अल्कोहल का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल गाबा के ही जैसा होता है. इसका भी काम हमारे न्यूरल सिस्टम को सप्रेस करने का होता है, एंड दैट्स व्हाई अल्कोहल इज एन एगनिस्ट फॉर गाबा. मतलब जो इफेक्ट गाबा का होगा वही इफेक्ट अल्कोहल का भी होगा. यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स और उसके फंक्शंस दिए हुए हैं. जस्ट हैव अ लुक एट इट वंस. And now we'll discuss a new term called neuropeptides. They can either serve as neurotransmitters or they can influence the action of other neurotransmitters. Let's try and understand this in detail.
यहाँ पे जिस न्यूरोपेप्टाइड की बात की गई है दैट इज एंडोर्फिन्स. दीज आर द पेन कंट्रोलिंग केमिकल्स इन द बॉडी. सो होता क्या है, जब भी कभी हमें चोट लगती है तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो हमारे ब्रेन तक मैसेज ले जाते हैं दैट वी हैव गॉट आवरसेल्व्स इंजर्ड एंड दैट वी आर फीलिंग पेन. उस केस में ब्रेन तुरंत एंडोर्फिन्स रिलीज करता है जिसका काम है न्यूरल सिस्टम को ये मैसेज देना कि अब आपको पेन नहीं फील करना है. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली आर पेन सबसाइड्स. यहाँ एंडोर्फिन के नेम का बताया है दैट इट कम्स फ्रॉम द टर्म एंडोजीनस मॉर्फिन, बिकॉज जिन रिसेप्टर साइट्स पे मॉर्फिन बिल्कुल परफेक्टली फिट करता है उन्हीं रिसेप्टर साइट्स पे एंडोर्फिन्स भी परफेक्टली फिट करते हैं. इट्स जस्ट दैट कि मॉर्फिन हमें बाहर से लेनी पड़ती है जबकि एंडोर्फिन्स हमारी बॉडी खुद बनाती है. In fact, this is one of the reasons why people get addicted to drugs like morphine or heroin, because जब भी हम ये ड्रग्स लेते हैं तो हमारी बॉडी एंडोर्फिन्स बनाना बंद कर देती हैं और जैसे ही हम इन ड्रग्स को लेना छोड़ते हैं हमारे बॉडी का एक एक पार्ट हर्ट करने लगता है क्योंकि पेन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए हमारी बॉडी अब कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर रही है. सो जस्ट टू गेट रिलीव्ड ऑफ दैट पेन ऑफ क्रैम्प्स लोग और भी ज्यादा फिर ये ड्रग्स लेते हैं एंड धीरे धीरे दिस बिकम्स अ साइकिल. नाउ लेट्स कम टू अनदर टॉपिक व्हिच इज क्लीनिंग अप द साइनेप्स, रीअपटेक एंड एंजाइम्स. अब होता क्या है, जब हमारे एक्सॉन टर्मिनल से, ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल है, जब यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो जाते हैं और इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाते हैं तो जितने भी नेसेसरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में चले जाते हैं. बट कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं. नाउ जस्ट सी हियर, ये जो पर्पल कलर से शो किया है दैट इज द रिसेप्टर साइट. मतलब जो एक्स्ट्रा न्यूरोट्रांसमीटर है वो इन्हीं साइट्स के थ्रू वापस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में चले जाएंगे. ये जो ब्लू कलर से शो किया है दीज आर डोपामीन मॉलिक्यूल्स. तो अब ये जो डोपामीन मॉलिक्यूल्स है ये इन रिसेप्टर साइट्स पे जाकर अटैच हो जाते हैं और फिर न्यूरॉन इनको सक कर लेता है. बट कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कोकेन, ये क्या करते हैं, ये इन रीअपटेक साइट्स पर जाकर इस तरह से अटैच हो जाते हैं जिसके वजह से जो भी डोपामीन है वो इन रिसेप्टर साइट्स तक नहीं पहुंच पाता है और उसका रीअपटेक नहीं हो पाता है. द रिजल्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में बहुत सारे डोपामीन मॉलिक्यूल्स ऐसे ही फ्री रहते हैं. अब डोपामीन का क्या काम है, इट गिव्स यू फीलिंग ऑफ प्लेजर. जब एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेवल पे डोपामीन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है यू फील a feeling of pleasure, you feel joyful, you feel good. इसीलिए जब हम कोकेन लेते हैं we feel very energetic, active, happy. हालांकि इनके साइड इफेक्ट्स भी ऑफ कोर्स हैं जो कि हम अपने डी एडिक्शन वाले चैप्टर में समझेंगे. नाउ वील अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन. अब एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका रीअपटेक नहीं हो सकता है विच इज ACH, एसिटाइल कोलाइन. अब ACH बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल मूवमेंट जो कि कंटिन्यूसली होनी चाहिए, रेगुलरली होनी चाहिए. तो इतना टाइम नहीं होता है कि ACH का रीअपटेक हो, प्रोसेस आगे बढ़े और वो सब चीजें हो, सारा प्रोसेस हो. सो इंस्टेड क्या होता है, एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो ACH को ब्रेक डाउन करता है और साइनेप्टिक गैप को क्लियर कर देता है. नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज enzymatic degradation. Through enzymes न्यूरोट्रांसमीटर डिग्रेड हो जाते हैं. अभी ये पैराग्राफ आप एक बार देख लीजिए. इसमें बेसिकली यही बताया हुआ है कि हमारे लिए ये जानना क्यों जरूरी है कि जो भी ड्रग्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन हो.
वो किस रिसेप्टर साइट से बाइंड करेंगे, वो किस तरह से सेल्स पे एक्ट करेंगे, सब कुछ पता होना चाहिए। वाई? बिकॉज हो सकता है कि वो ड्रग किसी न्यूरोट्रांसमीटर का एगोनिस्ट हो या एंटागोनिस्ट हो, इन विच केस दे कैन ट्रिगर इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी इफेक्ट। अब अगर किसी भी ड्रग के वजह से कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी बढ़ती है या घटती है और वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो अल्टीमेटली आपको हार्म हो सकता है। इसी चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाया गया है। एक मेडिसिन है विच इज डायजेपैम और वैलियम। वैलियम आपने कई बार मूवीज में भी सुना होगा। ये हम एंटी एंजाइटी के लिए देते हैं, एंड दिस इज एन एगनिस्ट फॉर गाबा। मतलब जो काम गाबा करती है वही काम वैलियम का भी होता है, विच इज कामिंग डाउन द माइंड। Why? Because GABA is a inhibitory neurotransmitter. तो अब अगर हम किसी को भी वैलियम दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि जैसे गाबा हमारे माइंड को काम डाउन करने का काम करता है, सेम काम वैलियम भी करेगा। जैसे ये ड्रग गाबा का एगनिस्ट है, वैसे ही कुछ ड्रग्स होते हैं जो और न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके एगनिस्ट भी होते हैं। सो वी नीड टू नो कि हमें किसी एक्टिविटी को कम करना है या बढ़ाना है, उसी के हिसाब से ड्रग्स प्रेस्क्राइब होते हैं। अब जिस तरह से वैलियम गाबा का एगोनिस्ट है, ऐसे ही कई और मेडिकेशंस होते हैं जो बाकी न्यूरोट्रांसमीटर्स के एंटागोनिस्ट भी होते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें एक्टिविटी को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, उसी के हिसाब से ड्रग प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। नाउ हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। एंटागोनिस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि वो किसी एक्टिविटी को कम ही करेगा। अगर वो किसी ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर का एंटागोनिस्ट है जो कि खुद ही एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ऑब्वियसली वो उस एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। फिर कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि रीअपटेक प्रोसेस या एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन प्रोसेस को ही इफेक्ट कर देते हैं। तो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल SSRIs, विच इज सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इनका क्या काम है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेवल पे जो सेरोटोनिन है, जो साइनेप्स पे एक्स्ट्रा सेरोटोनिन मॉलिक्यूल्स हैं, उनका रीअपटेक होने से रोक देता है। इससे क्या होता है? सेरोटोनिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है सेल्यूलर लेवल पे, एंड वी फील हैप्पी बिकॉज सेरोटोनिन का जो इफेक्ट है वो एक आपको हैप्पी फीलिंग देता है, एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है। सो बाय ब्लॉकिंग द रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन, SSRIs helps you in depression and other such mental health issues. Next part of this chapter is overview of the nervous system. एक न्यूरॉन से एक नर्व टिश्यू बनता है और बहुत सारे नर्व टिश्यूज मिलाकर एक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो नर्वस सिस्टम है ये क्या है? हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो एग्जैक्टली किन किन चीजों से मिलकर बना है वो अब समझते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा चार्ट दिया हुआ है, इसको आप एक बार देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, it is made up of mainly two types of nervous systems: central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system is made up of brain and spinal cord only. और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो भी हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। मेनली इनका काम है बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंफॉर्मेशन भेजना और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस बॉडी तक इंफॉर्मेशन भेजना। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, दिस अगेन इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, विच इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वर्क्स ऑन दोज थिंग्स दैट आर इनवॉलेंटरी, फॉर एग्जाम्पल हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है दैट वर्क्स ऑन वॉलेंटरी थिंग्स, लाइक जो हमारे स्केलेटल मसल्स के मूवमेंट है। This is further divided. Autonomic nervous system is divided into parasympathetic and sympathetic nervous system, and somatic nervous system is divided into sensory system or afferent system and motor system or efferent system. So parasympathetic division जो है हमारा, that is our rest and digest system.
जब भी हमें आराम करने की जरूरत है, खुद की एनर्जी को रिस्टोर करने की जरूरत है, तब हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और जब भी हमें फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स देना होता है, जब भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन होती है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उस टाइम पे हमारा साइनेप्टिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सेंसरी और मोटर नर्वस सिस्टम में ये डिफरेंस होता है कि जो एफरेंट या सेंसरी सिस्टम है, वो बॉडी से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन ले जा रही है, और जो इफरेंट सिस्टम है वो ब्रेन से बॉडी तक इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है, which is actually your motor nerve. I hope this chart is very clear. Now let's move on. इसी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. You go through it for a better understanding. ये यहाँ पर जो आप टर्म देख रहे हैं, रिफ्लेक्स आर्क, इट्स नथिंग बट पाथ ऑफ इफरेंट एंड एफरेंट न्यूरॉन्स. सो क्या होता है, जब भी हम कोई चीज टच करते हैं, स्मेल करते हैं, तो जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन को पहले ब्रेन तक पहुंचाते हैं, विच इज थ्रू आवर सेंसरी न्यूरॉन्स. और फिर ब्रेन हमारे सेंस ऑर्गन तक मैसेज पहुंचाता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, थ्रू मोटर न्यूरॉन्स. तो ये जो एक आर्क बनता है, पहले सेंसरी न्यूरॉन का फिर मोटर न्यूरॉन का, दिस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क. इसी के थ्रू हमारे जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो इसी के थ्रू होते हैं.